नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से एसएससी जीडी की वैकेंसी को लेके विभिन्न चर्चाएं हो रही थी। जो 27 अगस्त 2024 को आप लोगों की एसएससी जीडी की वैकेंसी अपडेट आनी थी, वो नहीं आ पाई थी। तो उसको लेके कर्मचारी चयन आयोग ने 5 सितंबर की डेट स्थानांतरित करी गई थी, जिसमें 5 सितंबर 2024 को एसएससी जीडी की वैकेंसी निकाल दी गई है। दोस्तों, ये सपना उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 10वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए इसमें फ़ायदा रहता है कि 10वीं पास में आप लोग सेंट्रल लेवल की जो जॉब लेते हैं, उसमें विभिन्न जॉबें आपको मिलती हैं, जैसे बीएसएफ है, एसएसएफ है और एसएसबी है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है। विभिन्न फोर्सों से संबंधित आपकी इसमें नौकरियां मिलती हैं, जो आपकी एसएससी जीडी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, इससे पहले भी आप लोगों ने एसएससी जीडी की फॉर्म्स अप्लाई करे होंगे। अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो पिछले वाले एसएससी जीडी में निकले भी हैं, और जो नहीं निकल पाए हैं, आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका दोबारा से आ गया है। आप लोग ये वाली जो वैकेंसी है, इस पर अपना पूर्ण जो मेहनत है उसको झोंकें और अपनी जो जॉब है उसको लें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, अभी की जो वैकेंसी है वो 39,000 के आसपास दिखाई गई है। दोस्तों, 39,000 वैकेंसी कोई छोटी वैकेंसी नहीं होती है, बहुत बड़ी वैकेंसी के रूप में देखने को मिली है। और जिस तरीके से अफवाहें पहले से फैल रही थी कि 64,000 हमारी वैकेंसी एसएससी जीडी की बची हुई है, तो हो सकता है कि आपके जब फॉर्म फिल हो जाए या फिर आप लोगों का जब एग्ज़ाम हो जाए, तो उसके बाद वैकेंसी बढ़ने को देखने को मिलती है एसएससी जीडी की। तो कहीं ना कहीं हो सकता है 10-15 हज़ार की इंक्रीजमेंट और हो जाए इसमें, या फिर ऐसा हो कि पिछली बार आप लोगों ने देखा था पहले 26 थी तो बाद में आपकी 45 हुई थी। तो 10 से 15 हज़ार की जो वैकेंसी है, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम या फिर आपके फॉर्म फिल करने के बाद बढ़ने को देखने को मिलेगी। तो अगर वहीं बात करें दोस्तों, तो टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी में हमारे सबसे ज़्यादा पोस्ट किस पोस्ट के लिए दिए गए हैं और किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हमारे देखने को मिलेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आपकी फ़ीस क्या पड़ेगी, आप लोगों को आवेदन कैसे करने हैं, ओटीआर माध्यम से आप लोग किस तरीके से एसएससी जीडी के लिए आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले आप लोग नॉर्मली एसएससी जीडी के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब इसके बाद आप लोग बिना ओटीआर के नहीं कर पाएंगे। तो वो प्रणालियाँ भी इस बार एसएससी ने अपनाई हुई हैं। तो मैं आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों, हम लोग अगर देखेंगे तो हमें बता रहा है कि जो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप लोग कब से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको सबमिशन यानी कि सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, 5 सितंबर से आपके यानी कि 14 अक्टूबर तक आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं लास्ट डेट आपकी 14 अक्टूबर रहने वाली है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यानी कि फ़ीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 15 अक्टूबर तक की इसमें दी गई है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो दोस्तों ये आपका जनवरी-फरवरी 2025 के आसपास में आपको दिखा रहा है। पर्याप्त समय है आपके पास। सितंबर में आपका कैलेंडर जारी हो रहा है। सितंबर के बाद अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि 5 से 6 महीने की गैपिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है। और इस गैपिंग में आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। यानी कि आप लोग 6 महीने अगर डेली एसएससी जीडी के लिए अगर तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन बहुत प्यारे तरीके से देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात, हम दोस्तों पे स्केल पर अगर बात करें तो क्या कह रहा है कि लेवल 1 यानी कि RS 18,000 टू 56,900 फॉर द पोस्ट इस फॉर इन द NCB एंड पे लेवल 3, यानी कि आप लोगों का जो पे लेवल है वो लेवल 3 की जॉब ये हमारे मानी जाती है। 21,700 रुपये से 69,100 रुपये आपकी इसमें सैलरी देखने को मिलती है, यानी कि ये स्टार्टिंग से एंडिंग सैलरी दिखा रहा है। उसके साथ आपके भत्ते अलाउंस वगैरह जो भी हैं वो अलग चीज़ें हैं। अच्छा दोस्तों, अगर बात करेंगे हम टोटल पोस्टेज की, तो हमारी कितनी है, 39,481 पोस्टें हैं, ये आपको देखने को मिल रही है। अब इस पर आप लोगों को सबसे बड़ी बात है कि बच्चा देखता है कि 39,481 हैं, तो 39,481 में से हम किस तरीके से इन पोस्टों को अप्लाई करेंगे, या फिर ये पोस्ट हमारे कैटेगराइज में कैसे बांटे गए हैं उनको अगर देखें तो देखिएगा। सबसे पहले हम मेल्स की बात करेंगे। दोस्तों, बीएसएफ में जो मेल्स हैं हमारे, अगर एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 2,018 पोस्ट बीएसएफ में एससी कैटेगरी के लिए हैं। एसटी में 1,489 पोस्ट हैं जो हमारे किसके लिए होंगे, एसटी कैटेगरी के लिए बीएसएफ में होंगे। वहीं ओबीसी में 2,906 पोस्ट आपके बीएसएफ में हैं। ईडब्ल्यूएस में 1,330 पोस्ट बीएसएफ के लिए, और जनरल में 5,563 पोस्ट आपके बीएसएफ के लिए देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि टोटल बीएसएफ की पोस्टों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 13,306 पोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा पोस्ट अभी हमारे किस पे निकल कर आने वाले हैं, तो हमारे बीएसएफ में निकल कर आने वाले हैं। आप लोग इतना याद रखिएगा। दूसरी जो पोस्ट है दोस्तों वो हमारी सीआईएसएफ की है। सीआईएसएफ में दोस्तों आपके 959 पद देखने को मिले हैं जो एससी कैटेगरी के लिए होंगे। 687 पोस्ट आपके एसटी के लिए हैं।
1420 पोस्ट आपके लिए देखने को मिलेंगे जो ओबीसी के लिए हैं, 644 पोस्ट आपके ईडब्ल्यूएस के लिए और 2720 पोस्ट आपके जनरल कैटेगरी के लिए देखने को मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर सीआरपीएफ की बात करें तो 1681 पोस्ट आपके किसके लिए देखने को मिलेंगे, तो एससी कैटेगरी के लिए है। 1213 पोस्ट आपके एसटी कैटेगरी के लिए होंगे, 2510 ओबीसी के लिए, 1130 आपके ईडब्ल्यूएस के लिए और 4765 पोस्ट आपके जनरल कैटेगरी के लिए देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करेंगे एसएसबी की, तो देखिएगा एसएसबी में दोस्तों 122 पोस्ट आपके एससी कैटेगरी के लिए देखने को मिलने वाली है, 79 पोस्ट आपकी एसटी के लिए और 187 पोस्ट आपकी ओबीसी के लिए, 82 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए और 349 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए देखने को मिलने वाली है। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो दोस्तों 819 पोस्ट आपकी एसएसबी में रहने वाली हैं, 11,299 पोस्ट आपकी सीआरपीएफ के लिए रहने वाली हैं, 6,430 पोस्ट आपकी सीआईएसएफ के लिए रहने वाली हैं। इससे पहले बीएसएफ का मैं बता चुका हूँ। अगर वहीं आईटीबीपी की बात करें तो दोस्तों एससी कैटेगरी में आईटीबीपी के लिए 345 पोस्ट रहने वाली है, एसटी कैटेगरी में आपके 326, वहीं ओबीसी में 505, ईडब्ल्यूएस में 197 और जनरल कैटेगरी में 1191 पोस्ट आपके देखने को मिलने वाली है। टोटल आपकी 2564 पोस्ट जो हैं वो आईटीबीपी के लिए देखने को इस बार मिलेंगी। वहीं अगर आसाम राइफल की अगर बात करें दोस्तों तो देखिएगा 124 पोस्ट एससी के लिए, 223 पोस्ट आपकी एसटी के लिए, 205 आपके ओबीसी के लिए, 109 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए और 487 जो पोस्ट है वो आसाम राइफल के लिए जनरल कैटेगरी में देखने को मिलने वाली है। अगर टोटल की बात करें तो दोस्तों 1148 पोस्ट हैं जो हमारी आसाम राइफल में देखने को मिलेगी। अब वहीं एसएसएफ की बात करें तो दोस्तों एसएसएफ के लिए एससी कैटेगरी में 5 पोस्ट हैं, एसटी में 3 हैं, ओबीसी में 9 हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 हैं और जनरल कैटेगरी में 14 पोस्ट हैं। टोटल 35 पोस्ट इस बार आपको एसएसएफ में भी देखने को मिलने वाली है मेल्स में। वहीं अगर एनसीबी की बात करें तो दोस्तों एनसीबी एससी में 0 है और एसटी में 1 पोस्ट, ओबीसी में 5 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 0 और जनरल में आपके 5 पोस्ट देखने को मिलेंगी। टोटल 11 पोस्ट जो हैं वो आपकी एनसीबी में देखने को मिलने वाली है। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारी जो पोस्ट थी ये हमारी केवल मेल्स के लिए थी, यानी कि जो हमारे पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए थी। अगर वहीं बात करें तो दोस्तों एससी कैटेगरी में टोटल कितने पोस्ट आएंगे, तो एससी कैटेगरी वालों के लिए टोटल पोस्ट हैं दोस्तों वो है हमारे 5254 यानी कि 5254 पोस्ट देखने को मिलेंगी। एसटी के लिए 4021 पोस्ट देखने को मिलेंगी, ओबीसी के लिए 7747 पोस्ट देखने को मिलेंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 3496 पोस्ट और जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 15094 पोस्ट यानी कि 15094 जो पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए देखने को मिलने वाली है। फिर देखिएगा अगर बात करें फीमेल की तो दोस्तों फीमेल कैटेगरी में अगर बात करें एससी की तो फीमेल में एससी के लिए दोस्तों सबसे पहले बीएसएफ में है 356 पोस्ट, एसटी के लिए हैं 362, ओबीसी के लिए 510, ईडब्ल्यूएस के लिए 234 और जनरल के लिए है 986। यानी कि बीएसएफ में लड़कियों की भी यहाँ पर अभी बमबारी देखने को मिल रही है, बहुत खतरनाक पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। टोटल की अगर बात करें तो दोस्तों 2348 पोस्ट आपकी गर्ल्स में बीएसएफ के लिए देखने को मिलने वाली हैं। सीआईएसएफ की बात करें तो दोस्तों एससी कैटेगरी में 106 हैं, एसटी में आपकी 71, ओबीसी में 156 और ईडब्ल्यूएस में 74। अगर बात करेंगे दोस्तों जनरल में तो 308। टोटल की अगर बात करें तो 715 पोस्ट आपकी सीआईएसएफ में गर्ल्स में देखने को मिलने वाली हैं। फिर देखिएगा सीआरपीएफ की बात करें तो 34 पोस्ट आपकी एससी में है, 20 पोस्ट आपकी एसटी में है, 53 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 19 और जनरल कैटेगरी में आपकी 116 पोस्ट हैं। टोटल अगर सीआरपीएफ की बात करें तो दोस्तों 242 पोस्ट देखने को मिलेंगी। फिर अगर बात करें एसएसबी की तो दोस्तों एससी और एसटी में तो 0 पोस्ट हैं, ओबीसी में भी 0 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में भी 0 पोस्ट हैं और जनरल कैटेगरी में भी आपकी 0 पोस्ट हैं। यानी कि आपकी जो रहने वाली हैं एसएसबी में केवल मेल्स के लिए रहेंगी और फीमेल के लिए इसमें 0 पोस्ट इस बार देखने को मिलेगी। अगर आईटीबीपी की बात करें तो दोस्तों 59 पोस्ट एससी के लिए, 59 ही आपकी एसटी के लिए, 90 पोस्ट ओबीसी के लिए, 21 ईडब्ल्यूएस और 224 जो पोस्ट हैं वो आपकी जनरल फीमेल्स के लिए रहेंगी, जो आपकी 453 टोटल देखने को मिलती हैं। अगर आसाम राइफल की बात करें दोस्तों अगर फीमेल्स में तो 9 पोस्ट आपकी एससी में है, 21 आपकी एसटी में है, 16 आपकी ओबीसी में है, 6 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस में और 48 जो पोस्ट हैं वो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की जो गर्ल्स होंगी उनके लिए होंगे। टोटल 100 पोस्ट आपकी आसाम राइफल में देखने को मिलने वाली हैं। अगर एसएसएफ की बात करें तो दोस्तों आपकी 0 पोस्ट हैं महिलाओं के लिए और वहीं एनसीबी की बात करें तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में 4, ईडब्ल्यूएस में 1 और जनरल कैटेगरी में 6, यानी कि टोटल 11 पोस्ट ऐसी हैं जो एनसीबी में महिलाओं के लिए देखने को मिलने वाली हैं। वहीं अगर एससी फीमेल की बात करें तो दोस्तों टोटल पोस्ट आपकी 564 रहेंगी, एसटी के लिए 433, ओबीसी के लिए 829, ईडब्ल्यूएस के लिए 355 और जनरल कैटेगरी के लिए 1688 पोस्ट रहने वाली हैं।
अगर टोटल की बात करें तो दोस्तों गर्ल्स में अगर टोटल की बात करें तो 3869 पोस्ट आपकी देखने को मिलेंगी। बाकी के जो जितने भी पोस्ट हैं वो सारे ही हमारे बॉयज़ में देखने को मिलने वाले हैं। फिर देखिएगा दोस्तों, इसमें आपका जो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, SC ST में जो रिजर्वेशन होता है उसका आपका 5 ईयर यानी कि 23+5 आप लोग करेंगे तो अगर 28 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर OBC कैटेगरी से आप लोग अगर बिलोंग करते हैं तो 23+ अगर आप 3 करेंगे तो 26 तक आप इसको भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन दोस्तों 3 ईयर आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, यानी कि आप जब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जब आप लोग रिटायरमेंट होते हैं, रिटायरमेंट के 3 साल के अंदर आप लोग इसको भर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर देखिएगा तो चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 रोड्स कम्युनल रोड्स ऑफ 2002 गुजरात यूनिवर्सल EWS, तो आप लोगों को भी 5 ईयर का इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखें दोस्तों तो 1984 और 2002 यानी कि 8 ईयर का रिलैक्सेशन आप लोगों को इसमें मिलेगा। और जो हमारे गुजरात 1984 यानी कि 10 साल का आपको इसमें भी SC ST वालों को यानी कि OBC को, सबसे पहले तो हमने किसको देखा था, जो हमारे 1984 और 2002 की जो लड़ाई वाले हैं, जो गुजरात वाले अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल के लिए रिलैक्सेशन मिल रहा था, और जो OBC वाले हैं उनको 8 साल के लिए, और SC ST वालों को 10 साल का रिजर्वेशन इसमें देखने को मिल रहा है। रिजर्वेशन से संबंधित हमने भी चीज़ें बताई। अब मैं दोस्तों जाता हूँ डायरेक्ट टू फिजिकल पे, आप लोगों का फिजिकल कैसे होता है और आप लोग कैसे उस चीज़ की तैयारी करेंगे। तो एग्ज़ाम पे भी मैं बात करूँगा, उसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़रूर लंबी बनेगी, आप लोग अगर सावधानी से देखेंगे, वीडियो को समझेंगे तो आपको एक से दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा, NCC C सर्टिफिकेट जिसके पास होगा तो 5% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में आपको दिए जाएंगे। अगर NCC B जिसके पास है तो 3% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, और A जिसके पास है तो 2% मार्क्स उसके दिए जाएंगे। A B C आपके पास जो भी हो आप लोग वो लगाएं इसमें ज़रूर। अच्छा, हाउ टू अप्लाई का जो है उसके बारे में भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके फिजिकल संबंधित बातों को जानते हैं। आपके जो फिजिकल सेंटर हैं वो नियरेस्ट आपको दिए जाते हैं, एवरी स्टेट के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों आपका सिलेबस आ गया है। देखिएगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहा है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है, आप लोगों ने देखा होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप्स पेपर containing 80 questions carrying 2 marks of the each with the following compositions। दोस्तों क्या कह रहा है कि आप लोगों का जो एक क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का होता है, और आपके टोटल ही 80 क्वेश्चन होते हैं जो आपके 160 मार्क्स के होते हैं। उसमें जो आपका सबसे पहले आता है वो आपका पार्ट ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग आपकी रहती है 20 क्वेश्चन जो आपकी 40 नंबर की रहेगी। दूसरी पार्ट बी में आपकी है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपकी जो GS रहती है, जो नाट्य नृत्य रहते हैं, भारत का इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितना भी आपका रहेगा वो आपका 20 क्वेश्चंस उसके होंगे जो आपके 40 मार्क्स के रहेंगे। उसी तरीके से एलिमेंट्री मैथ्स यानी कि बेसिक जो आपकी मैथ होती है, यानी कि अर्थमेटिक हम उसको कहेंगे, एक आध चैप्टर उसमें आपके एडवांस मैथ भी होती है। तो अगर हम देखें तो दोस्तों इसके भी 20 प्रश्न हमारे होते हैं, और इन 20 क्वेश्चन के आपके 40 नंबर यहाँ देखने को मिलते हैं। और लास्ट जो आपका है दोस्तों, या तो आपका पार्ट डी जो है, या तो इंग्लिश आप चूज करते हैं या फिर आप लोग हिंदी चूज करते हैं। अच्छा दोस्तों, उसमें से आप जो भी चूज करेंगे उस पर आप लोगों को 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके 40 मार्क्स के होंगे टोटल। यानी कि अगर टोटल की मैं अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपके 80 क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं जो आपके 160 मार्क्स के होते हैं। 160 में से रेयर केस पर आपका जो सिलेक्शन है इस बार के जो मैंने देखे हैं तो 139 भी मेरिट गई है, खासकर यूपी वालों की। तो यहाँ पर क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, दूसरी बात बॉर्डर से लगा हुआ एरिया नहीं है, तो अधिकतर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ही देखने को मिलती है। जैसे उत्तराखंड स्टेट वाले हैं, जैसे चीन तिब्बत से लगे हैं, तो ITBP में आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका रहता है। आप लोग यहाँ पे लगभग अंडर 100 में सिलेक्शन ले लेते हैं, तो आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है अभी। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो जो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है ये आपका सिलेबस है दोस्तों। रीजनिंग में देखिएगा, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड अल्फ़ाबेटिकली ऑब्जर्व्ड बाय। अब इसके बारे में दोस्तों जो सिलेबस है मैं पूरे ही पे दोबारा एक बार वीडियो बनाकर आऊँगा, जो आप लोग वहाँ पर देखेंगे तो हम लोग केवल सिलेबस पे ही वहाँ पर जब बात करेंगे तो आप लोग को भी उसमें मज़ा आएगा देखने में।
अच्छा दोस्तों, सबसे बड़ी बात हम फिजिकल टेस्ट की अगर बात करें तो मेल और फीमेल में क्या होता है, हम साफ शब्दों में उसको देख लेते हैं। ठीक हो गया। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को फिजिकल टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्ट आपके यहाँ पर नहीं होते हैं, चिन अप पुशअप वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, पैरामिलिट्री की पोस्ट है। आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है। आप लोगों ने एक चीज़ करना है कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। मेल्स के लिए बता रहा हूँ मैं, 24 किलोमीटर दौड़ना है आपने कितने में, सॉरी 5 किलोमीटर दौड़ना है आपने 24 मिनट में। ठीक हो गया। और दूसरा आपका 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट। कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें जिसमें आपके 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा आपको, जो 7 मिनट में आपने कवर करना होता है। दूसरी चीज़, जो फीमेल्स हैं हमारी, तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपने 8.5 मिनट में। यानी कि 1.6 किलोमीटर आप लोग दौड़ेंगे 8.5 मिनट में। और कहीं कहीं पर आपके जो पोस्ट हैं वहाँ पर 800 मीटर आपको दौड़ना होगा 5 मिनट में। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, ये आपकी क्या है, फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग इन द लद्दाख रीजन। अब जो लद्दाख रीजन से करते हैं, फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, जो ये लद्दाख रीजन वाले हैं ये उनके लिए। ठीक हो गया, ये वाली जो रेस है। बाकी जो ये रेस है ये आपकी अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए होगी। ठीक हो गया। अच्छा, आपको फिजिकल से संबंधित मैंने बताया, और आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मेल है, मेल कैंडिडेट आपकी 170, फीमेल कैंडिडेट 157। ठीक हो गया। अच्छा, अब रिलैक्सेशन अगर इसमें है तो रिलैक्सेशन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे रिलैक्सेशन के बाद जो आपकी रहने वाली है वो क्या रहेगी। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल ट्राइब, यानी कि जो भी बच्चे हमारे एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5। ठीक हो गया। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। वहीं अगर बात करेंगे ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि आपकी नॉर्थ ईस्टर्न कहने का मतलब क्या है, 147 और 157। आप लोग अगर देखेंगे तो जो हमारे उत्तर पूर्वी वाले जो हमारे क्या हैं राज्य हैं, तो उनके लिए हमारी जो मेल कैंडिडेट की जो हाइट होती है वो 157 और फीमेल के लिए 147 होगी। ठीक हो गया। वहीं अगर बात करें ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग इंट्रेक्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, तो 160 आपकी मेल की रहेगी और 147 आपकी किसकी रहेगी, फीमेल्स की रहेगी। अब कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ड्यूटीज एंड और आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो आप लोगों के लिए 165 होगी दोस्तों। जो भी आप कुमाऊनी गढ़वाली हैं, जो पर्वतीय सर्टिफिकेट आप लोग लगाते हैं, जो हिल सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो उनके लिए आपकी 165 हाइट रहने वाली है और 155 उसमें गर्ल्स की रहने वाली है। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर वालों के लिए 162.5 और फीमेल्स के लिए 152.5 हाइट इसमें रहने वाली है। वहीं देखिएगा, जैसे गोरखा है, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA कंप्रेसिंग ऑफ द 3 सब डिवीजन इन द डिजायरिंग मेमोरेबल डिजायरिंग, दोस्तों इसमें जैसे हमारे कौन से हैं, लोहागढ़ी टी गार्डन, लोहागढ़ी फॉरेस्ट, रामपुर, यानी कि जो हमारे ये कैंडिडेट रहेंगे दोस्तों, निपाता, सिबोकी, तो इन लोगों के लिए जो हाइट रहने वाली है वो हमारी कितनी रहेगी, तो वो हमारी 157 मेल्स के लिए रहेगी और 152 आपकी फीमेल के लिए रहेगी, ऐसा इसमें दिखा रहा है। अच्छा दोस्तों, अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपके पास कितनी होनी चाहिए, केवल मेल कैंडिडेट के लिए हो, तो देखिएगा जो मेल कैंडिडेट हैं आपके, यानी कि अनएक्सपेंडेड, यानी कि बिना फुलाए आपके पास 80 होनी चाहिए, और फुलाने 5 आपने फुलाना ही फुलाना है। ठीक हो गया। अब फ्यू कैटेगरी जो आपकी क्या करती है, रिलैक्सेशन लेती है चेस्ट में, तो उनके लिए अगर हम बात करें तो दोस्तों ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स टू द शेड्यूल ट्राइब, यानी कि जो आपके ST से जो बच्चे बिलोंग करेंगे 76 आपकी नॉर्मल होनी चाहिए और 5 आप क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, यानी कि फुलाएंगे इसको। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू द स्टेट ड्यूटीज़ ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, आपके दोस्तों 78 मांगी जाती है, और 78 में आप लोग जब फुलाएंगे तो 5 आपको फुलाना अनिवार्य होता है। कैंडिडेट हैविंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप लोगों का है तो आपकी 77 आपको पहले रखनी है और 5 आपको बाद में फुलाना है। ठीक हो गया। वेट का दोस्तों इसमें प्रोपोर्शनेट ऑफ द हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि मेडिकल जब एग्जाम होगा उस टाइम पर आपका हाइट के हिसाब से वेट को भी मेंटेन करना जरूरी है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। फिर अगर बात करें, यानी कि कुछ और बच गया है हमारा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। NCC BC का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये आपके दोस्तों कोड हैं,
यानी कि कोड आप ABCDEFG करके जो आपको फर्स्ट चॉइस करनी है उसको आप उस तरीके से डालेंगे फॉर्म में। लगभग हमारा फॉर्म कंप्लीट है दोस्तों, मैं बता चुका हूँ। एक बारी मैं फ़ीस का भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आपकी फ़ीस जो पड़ती है वो क्या पड़ती है। ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट आ चुका है कि आपको किस तरीके से भरना है। अगर जिसके पास ये नोटिफिकेशन नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के भी टोटल स्टेप्स इसमें एसएससी के द्वारा डाले गए हैं कि आपको किस में क्या भरना है और कब जाके आपको उसको अप्लाई करना है या फिर ओके करना है, नेक्स्ट करना है। वो सभी चीज़ें दी गई होती हैं फॉर्म में ही, सारी चीज़ें आपके मेंशन होती हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पे बैठ के भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साइबर जाके ही वो फॉर्म भरना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं खुद से अपना फॉर्म भरूँ, गलतियाँ ना करूँ, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि साइबर साइबर जाके आपकी गलतियाँ सुधर सकती हैं। हो सकता है कि साइबर वाला भी कुछ गलतियाँ कर सकता है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो फॉर्म खुद से भरिए, अगर खुद से नहीं भर पाते हैं तो जाके आप लोग जा सकते हैं साइबर में। दोस्तों फ़ीस आपकी जो रहने वाली है वो SC ST कैटेगरी के लिए तो ज़ीरो रहती है। बाकी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 150 के आसपास मुझे जहाँ तक याद है कुछ ऐसे रहती है। यहाँ पे मेंशन किया होगा बट दिख नहीं रहा है अभी। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम बात करेंगे इसके बाद इसके अलग से एक वीडियो लाकर इसके सिलेबस पे, और सिलेबस पर हम बात करेंगे विस्तार रूप से कि क्या क्या चीज़ें आपकी परीक्षा में आने वाली हैं और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत जल्द हम रीजनिंग की क्लासेस को भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।